Hello everyone. Today again I continue with the another part of Journey to the End of the Earth. In this we just going to start with the human impact. Before I start it, I just want to summarize whatever we have did. Okay. What we have done. First of all, we started that the narrator boarded a Russian research ship. The name of the ship is the Academic Sokolsky. Okay. After that, we started that 650 million years ago, a giant southern supercontinent Gondwana did exist. After 500 million years, the landmass was forced to be separated into countries as they exist today. मीन्स मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, जो आज हम करंट वर्ल्ड देख रहे हैं वो उससे पहले गोंडवाना नाम से था, जहाँ पर उस लैंड मास के नाम से था, जहाँ पर सारी ये जो कंट्रीज़ हैं जिसमें आपकी इंडिया है और अनदर हैं, ओके कंट्रीज़ जो मैंने उसमें नाम लिया था वो सब क्या थी, एक थी, लेकिन उसके बाद ये सेपरेट हो गई. ओके, सो एंड सो रीज़न्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. इसके बाद बताया जाता है कि जो ओजोन है, कार्बन है, एवोल्यूशन होता है, एक्सटिंक्शन होती है, और 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम कहाँ पर है, वो अंटार्कटिका में. हमने कुछ इस अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा है. ओके, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे कि इस करंट सिचुएशन में, मतलब हम पढ़ चुके हैं करंट सिचुएशन में कैसे पहुंची है. इसके बाद हम कि इसका क्या मीन्स ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है. राइट, लेट अस स्टार्ट. ह्यूमन इम्पैक्ट. ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री. पाल्ट्री मीन्स क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल. ओके, मीन्स कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा थोड़े समय के लिए आई है. कैसे? सिर्फ 12,000 साल हुए हैं. क्यों सिर्फ 12,000 साल है? हमारे लिए तो बहुत सारे लग रहे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, 12,000 साल. लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक से कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जैसे कि ह्यूमन को आए हुए ना सिर्फ कुछ सेकंड्स ही हुए. ये 12,000 क्या लग रहे हैं, सिर्फ फ्यू सेकंड्स लग रहे हैं. मीन्स कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है ये बहुत ही थोड़े समय हुआ है इसको आए हुए, सिर्फ 12,000 साल ही हुए हैं अगर हम कंपेयर करें अर्थ के एग्जिस्टेंस से. क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये जो जियोलॉजिकल क्या है अर्थ का, मीन्स कह सकते हैं सरफेस, ठीक है, जो अर्थ है वो कई करोड़ साल पहले आया है, और उससे कंपेयर करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को बस 12,000 साल ही हुए हैं. राइट बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. In that short amount of time, in that means in 12,000 years में we have managed to create. हमने क्या किया है, हम मैनेज कर पाए हैं क्रिएट. क्या क्रिएट किया है, क्वाइट अ रकस. रकस क्या है, डिस्टर्बेंस किया है हमने. डिस्टर्बेंस किसको किया है, नेचर को डिस्टर्ब किया है. ईचिंग. ईचिंग क्या होता है बेटा, एक पेंटिंग होती है, ठीक है. मीन्स कि मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप की ये पेंटिंग होती है. एक है ना जैसे एल्यूमिनियम प्लेट पर, एक आर्ट फॉर्म है ये, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, एक एल्यूमिनियम प्लेट पर एसिड से डिज़ाइन बना दिया जाता है और उससे पेंटिंग की जाती है, ठीक है. ये है वो आर्ट डोमिनेंस. हमने क्या किया है, नेचर के ऊपर हमने डोमिनेंस किया है, मीन्स कि पावर दिखाई है, इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है. मीन्स अब देखो कितनी छोटी सी बात बताई गई है भी, नेचर हमसे पहले आ रखा है लेकिन हमने आते ही क्या किया, नेचर को हटाने लग गए, ठीक है. नेचर के ऊपर अपनी पावर दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, ठीक है. कैसे, विद आवर विलेजेस. कि हमने क्या किया, विलेजेस बना दिए. विलेजेस काफ़ी नहीं रहे तो टाउन्स बना दिए, सिटीज़ बना दी, और उसके बाद मेगा सिटीज़ में उसको कन्वर्ट करते चले गए. इससे हमने जो नेचर है या जो दूसरी स्पीसीज़ है उनके बारे में कभी विचार ही नहीं किया. तो यहाँ पर यही बात बोली गई है. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज. और ये जो ह्यूमन की जो रैपिड इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, ठीक है,
जो ह्यूमन पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हुई है, इससे क्या है, हमने दूसरी स्पीसीज़ के साथ बैटलिंग की है, लड़ाई की है। किस चीज़ के लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज की। देखो लैंड भी लिमिटेड है, वाटर भी लिमिटेड है, तो इन सबको हमने पाने के लिए क्या किया है, दूसरी स्पीसीज़ के साथ बहुत सालों से लड़ाई करते आ रहे हैं। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। देखो बेटा, अनमिटिगेटेड मतलब क्या होता है, कंप्लीटली बैड कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, लगातार बर्निंग फ्यूल्स को लगातार हमने फॉसिल फ्यूल्स को बर्निंग किया है। एंड हैज़ नाउ क्रिएटेड, जिससे क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट ज़्यादा हुई और इसका पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारे पूरे वर्ल्ड में ब्लैंकेट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ओके। और इसकी वजह से क्या हुआ है, बट स्लोली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो क्या है कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। तो ये किसने किया है, ये हम ह्यूमन ने किया है, राइट बेटा। इसके बाद ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से सुनना। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। जो क्लाइमेट चेंज है, जो चेंजेस, जैसे जो मौसम सीजन्स हैं, सीजन्स की जो साइकिल होती थी वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। तो ये क्या है, आज एनवायरमेंटल डिबेट पर एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और इसका हमेशा डिस्कशन होता रहता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, कि ये माना जा रहा है क्या होगा अब आगे, क्या वेस्ट अटलांटिक आइस जो है शीट ये मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह से। अब देखो एक बार थोड़ी सी बात बताती हूँ कि आइस शीट क्या हो रही है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है, एक ज़मीन है ना, उसका एक टुकड़ा होता है जो कि किससे बना होता है, आइस से बनी होती है, राइट बेटा। एक तो जैसे वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है और दूसरा क्या है, ग्रीनलैंड में है, राइट बेटा। तो क्या वेस्ट अंटार्कटिक की आइस शीट पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी? तो एक्चुअली देखा जाए तो आइस शीट क्या है, मेल्ट हो रही है। और अगर ऐसे ही ये मेल्ट होती रहती है तो उसका जो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर में क्या होगा, वाटर से कन्वर्ट होने से क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज़ होगा। और इससे क्या है, न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, जो सिटीज़ वाटर के पास में है वो क्या होगी, बहुत जल्दी डूब जाएगी। तो विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड। अब देखो गल्फ स्ट्रीम क्या है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा सा हल्की सी एक पिक्चर बनाकर ये बताने की कोशिश की कि आपकी ये गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, राइट बेटा। मीन्स कि एक तो ये बताती हूँ पहले कि डिस्टर्प्टेड मतलब क्या होता है, डिस्टर्प्टेड मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, ओके। आप लिख सकते हो कि ये बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो जाएगी। कैसे? अब होता क्या है कि ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, राइट। और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, यहाँ भाव बनता है पानी का, ठीक है। और ये भाव क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से एशिया, अफ्रीका, यूरोप की तरफ आता है, ठीक है। इसी को हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम का जो भाव है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा या उसका लेवल बढ़ जाएगा। क्या इसके वजह से अर्थ का एंड हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या इससे दुनिया ख़त्म हो जाएगी? एज वी नो इट, कि जैसे हमें लग रहा है कि जैसे चल रही है चीज़ें, तो क्या इस सब चीज़ों से क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? मे बी नॉट, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. तो अंटार्कटिका क्या है, एक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंटार्कटिका इस बारे में बात करने के लिए। नॉट जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि हम ये कारण क्या है, अंटार्कटिका की बात क्यों करें हम? अंटार्कटिका की बात इसलिए कर रहे हैं क्या बस कि ये इस दुनिया में सिर्फ यही एक जगह है ऐसी विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड, मीन्स नेवर सस्टेन मतलब बेटा गेव सस्टेंसेस,
मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक यहाँ पर ही ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हुई है कभी, मीन्स यहाँ पर कोई रह नहीं सकता इंसान काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए कि ये एक लौती ऐसी जगह है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर आज तक कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रह सकती है, ठीक है। सस्टेन नहीं होने दिया है अपनी कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ सस्टेन नहीं हो पाई है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इसीलिए इस वजह से कि यहाँ पर कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो इस वजह से ये प्रिस्टीन होगी। प्रिस्टीन मतलब कोई इंसान नहीं होगा तो वहाँ पर गंदगी नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल प्योर रहेगा, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, उसको कहते हैं प्रिस्टीन, इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं हम? प्रिस्टीन, राइट बेटा। इन दिस रिस्पेक्ट मतलब सिर्फ इस रीज़न से कि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो ये जो अंटार्कटिका है ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। सिर्फ इस रीज़न से अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि भी इंसानों ने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, राइट। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? बिकॉज इट होल्ड्स, क्योंकि ये रखता है क्या? इन इट्स आइस कोर्स 500 million years old carbon records trapped in its layers of ice। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो आइस है, आइस का जो ये कोर है, कोर मतलब आइस के अंदर 500 million years old मतलब लगभग बोल सकते हैं 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स इसमें है, आइस के अंदर हैं। अब कार्बन रिकॉर्ड्स देखो क्या होते हैं। देखो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम भी रिलीज़ करते हैं, तो 5 लाख साल पुराने जो एनिमल्स थे वो भी रिलीज़ करते थे। तो कार्बन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ी गई, ठीक है, कभी कोई एनिमल ने या किसी ने, तो वो क्या एनवायरनमेंट में फैल गई, कुछ अंटार्कटिका में चली गई और वहाँ पर क्या है वो अंटार्कटिका में जाकर वहाँ जम जाती थी। अगर हम अंटार्कटिका की बर्फ़ की खुदाई करें और उसकी रिसर्च करें तो हम 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि 5 लाख या 4 लाख 10,000 साल पहले अर्थ की सिचुएशन कैसी थी, मीन्स उस टाइम पॉपुलेशन कैसे रहती थी, ये सारे रिकॉर्ड्स वहाँ से हमें मिल सकते हैं। इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है अंटार्कटिका। सिर्फ ये रीज़न नहीं कि यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये सिर्फ रीज़न नहीं है, इसलिए भी कि हम कार्बन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। आगे ऑथर कहती हैं कि अगर हमें जानना है कि अर्थ का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, तो ये अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जो हमें इसका आंसर दे सकती है। और बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आएंगी, सो लिसन वेरी केयरफुली। अब इसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब आगे क्या बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक प्रोग्राम है जिसमें ऑथर क्या कर रही थी, वर्किंग कर रही थी विद ऑन द शोकल स्काई, ठीक है, मीन्स जो वहाँ पर गई थी, क्यों गई थी, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग, क्या लेकर, किसको लेकर, हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। हाई स्कूल के बच्चों को एंड ऑफ द वर्ल्ड में लेकर जाता है, मीन्स साउथ पोल में लेकर जाता है, प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब क्या है, उनको ना बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और फोस्टर मतलब क्या होता है बेटा, एनकरेज, कि वो एनकरेज करता है एक न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट।
कि बोलो बच्चे क्या करें, हमारे प्लानेट के लिए एक न्यू अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ। मतलब ये पढ़ रहे हैं कि साउथ पोल जाना मतलब हमारे प्लानेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना। तो इस ऑपरेशन को इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years। इसको कितने टाइम हो गया है? 6 साल हो गए हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशन को चलते हुए एंड हेडेड बाय कैनेडियन। और ये मतलब किसके द्वारा हेडेड किया जा रहा था? हेड कौन था इसका? इसका हेड कौन था बेटा? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ना आप ज़रूर नोट करना कि कैनेडियन ग्योफ ग्रीन। ओके बेटा, इसका नाम ज़रूर नोट करो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, हु गॉट टायर्ड ऑफ, जो कि बहुत ज़्यादा थक गया है। काटिंग मीन्स कैरी। मतलब इस प्रोग्राम को चलते हुए कितने साल हो गए हैं? 6 साल हो गए हैं। और इसको कौन चला रहा है? कैनेडियन, मतलब फाउंडर भी कह सकते हैं हम, ग्योफ ग्रीन। हु गॉट टायर्ड बाई काटिंग मीन्स कैरी। हमेशा सेलिब्रिटीज़ को लेकर जाया करते थे वो, या फिर जो रिटायर्ड रिच पीपल जो होते थे उनको लेकर जाते थे। और जो कि उनमें क्या क्वालिटी हुआ करती थी? क्यूरोसिटी सीकर की, कि वो जानने की इच्छा रखते थे। हु कुड ओनली गिव बैक, जो कि इसके बदले सिर्फ कुछ चीज़ वापस दे सकते थे। मतलब ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, मतलब एक लिमिटेड वे में वापस दिया करते थे। क्या दिया करते थे वापस? बेटा मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि जो रीज़न था ना वहाँ ले जाने का, वो ये था कि वो आकर अवेयरनेस स्प्रेड करे। लेकिन वो क्या करते थे कि सेलिब्रिटीज़ ये सब हाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, बस उसके बाद अपने कामों में या अपने वर्क में इनमें बिजी हो जाते थे। वो प्लानेट का या कंडीशन या आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं सोचा करते थे। इनके साथ यही दिक्कत थी कि ये सिर्फ एक लिमिटेड वे में गिव बैक करते थे। मीन्स ये कुछ नहीं करते थे, साउथ पोल जाया करते थे, सरप्राइज़ हो जाते थे, दुख जरूर मानते थे, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते थे। तो इसीलिए विद स्टूडेंट्स ऑन आइस मीन्स इसके द्वारा ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। वो इस प्रोग्राम के थ्रू ये चाहते थे कि ये जो बच्चे हैं ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दिया जाए इन बच्चों को उस एज में जहाँ पर वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जहाँ वो आगे पॉलिसीज़ बना सकते हैं। जैसे आप बच्चे, ठीक है, अगर आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो प्लानेट है या आपका आगे जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डेंजर जोन में जा रहा है, तो आप लोग इसके लिए अभी से वर्कआउट करोगे। जो कमियाँ पहले लोगों ने छोड़ दी है वो आप पूरी कर दोगे। आप कुछ पॉलिसी कुछ भी कहीं भी आप कुछ बनते हो तो आप हमेशा माइंड में अपने प्लानेट को, अपने एनवायरनमेंट को ज़रूर रखोगे, राइट। तो मीन्स क्या आप लोग एक्ट करोगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, और फिर जो चाहिए वो क्या होगा? एक्ट, ठीक है, क्योंकि ये आगे जाकर कुछ पॉलिसीज़ बना पाएंगे एनवायरनमेंट के लिए। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, अगेन बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल। क्यों ये इतना सक्सेसफुल है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान साउथ पोल के आसपास जाए और उसकी हालत को देखकर उससे प्रभावित ना हो। इट इज़ ईजी टू ब्लेस मतलब टायर्ड, अनइंटरेस्टेड, कि बहुत बार दिखाई जा रही है। हाँ भाई, मैं आपको बता देती हूँ क्या कि भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका जो प्लानेट है वो डेंजर में है। ये बातें हर कोई बता रहा है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है। ये सब आप सुनते जा रहे हो, सुनकर आप क्या हो चुके हो? टायर्ड हो चुके हैं। ये क्या हो गए हो? तो आप लोग क्या हो गए हो? ब्लेस हो गए हो, ठीक है। जैसे कि इट्स ईजी टू बी ब्लेस
अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग भी ठीक है, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या बात कर रही है कि बहुत ही, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आपको वर्ड तो पता है ही है, ठीक है, सरफेस मीनिंग मालूम है, पर ये सिंपल वे में क्या कहना चाहती है कि हम इस फैक्ट को सुन कर है ना इतना इग्नोर करने लगे हैं कि हाँ भाई आइस कैप्स मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, मीन्स यहाँ बैठकर या न्यूज़ में कहीं भी आप सुनते हो कि हाँ भाई ये बुरा हो रहा है तो आपको दुख होता है, लेकिन उसके बाद आप कुछ करते नहीं हो उसके लिए। लेकिन जब आप वहाँ जाकर देखोगे, बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग मीन्स स्मॉल होते हुए, छोटे होते हुए देखोगे, एंड आइस शेल्फ्स कलेप्सिंग, जो आइस शेल्फ्स है वो कोलैप्स हो रहे हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। देखो बेटा, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको कि मैं आपको बताती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है, हम लोग कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के लिए। अब भी आए हैं, कुछ समय के पहले ही आए थे हम, मीन्स 12,000 साल ही हुए हैं इस अर्थ को, तो पता नहीं कितने करोड़ साल हो चुके हैं। ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ना आपको मतलब कि इतना रियलाइज़ नहीं होगा। ये रियलाइज़ कैसे होगा आपको, जब आप उस जगह पर जाओगे, व्हेन यू गो टू अंटार्कटिका, वहाँ जाओगे और जब देखोगे कि कैसे वो मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर, कैसे आगे जो प्रॉब्लम्स है वो होने जा रही है, तो जब आप उस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करोगे तब आप कुछ रिएक्शन करोगे, ठीक है। टीवी में देखकर आराम से कंफर्ट जोन में बैठे हो, देख रहे हो हाँ भी बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो जब तक आप पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट तो डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा कि आपको कुछ ज़्यादा इससे आप इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है अभी ठीक है इतनी गर्मी है, देखो बहुत गर्मी है, ये हो रहा है, मीन्स ये सारी बातें आप करोगे, राइट बेटा। लेकिन आप जब वहाँ जाओगे तब आप रियलाइज़ करोगे भी हाँ ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही ज़्यादा रियल बात है और सच में ये हो रहा है, राइट बेटा। इसके बाद देखो अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इको सिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बेटा, वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। अगर छोटी सी बात करूँ मैं, सिंपल बात बोलूँ तो अंटार्कटिका के पास क्या है, उसके पास एक सिंपल इकोसिस्टम है और उसके पास क्या है, प्लांट और एनिमल्स भी क्या है, एक लिमिटेड वैरायटी में है। तो इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बीन रिपरकशंस मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पर क्या है बेटा, अंटार्कटिका में ये लिमिटेड है, थोड़े हैं, तो ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज़ पर चेंजेस होते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में एक छोटी सी चीज़ पर चेंजेस होते हैं तो इसके बड़े बड़े कैसे कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर कि मान एक है ना माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से ग्रासेस, जो ग्रासेस, दोज ग्रासेस ऑफ सीज दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशन फूड चेन। ये डेफिनेशन है बेटा। ये एक सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आप इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है, ठीक है। ये ग्रासेस जो हैं ये पूरे सदर्न ओशन फूड चेन, ठीक है, मींस कि ये उसके फूड चेन को नरिश करते हैं, बढ़ाते हैं और सस्टेन करते हैं, मीन्स जिंदा रखते हैं। एक सिंगल सेल प्लांट्स हैं, यूज़ द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट मतलब क्या होता है, टेक इन, जैसे आप कुछ लेते हो, ठीक है। ये जो सिंगल सेल प्लांट है ये सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं, ओके, टेक इन करते हैं कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस, सिंथेसाइज मीन्स मेक समथिंग केमिकली, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस मीन्स वंडरफुल वे में लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसको क्या है, एक सिंपल सी बात बताई गई है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और साइंटिस्ट वॉर्न दैट ए फर्दर डिप्लीशन, कि साइंटिस्ट ने ना इस चीज़ के लिए वॉर्न किया है, वॉर्न कर रहे हैं दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्लाइटोप्लैंक्टन। मीन्स ये जो हम कार्बन फैला रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इससे क्या हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर और पतली हो गई और ख़त्म हो गई। ये जो फ्लाइटोप्लैंक्टन है इनकी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑल द मैरिन एनिमल्स। और इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उस रीजन के, उन सबको क्या होगा, इफ़ेक्ट होंगे, उन पर प्रभाव पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये सब मर जाएंगे। तो ये मैरीन एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और ये ग्लोबल कार्बन साइकिल को हिला देगा, ठीक है। क्योंकि अंटार्कटिका के ये प्लांट और एनिमल्स हैं, ये ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है, मीन्स कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, इसको बैलेंस में रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इन द पैरेबल ऑफ द फ्लाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल मतलब होता है बेटा शॉर्ट स्टोरी हैविंग सम मोरल, ओके, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। मीन्स एक बात बोली गई है कि एक मेटाफर बात बोली गई है उसके एक्सिस्टेंस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, मीन्स कि इसकी कहानी से फ्लाइटोप्लैंक्टन की कहानी से ना, फाइटोप्लैंक्टन की कहानी से क्या बता रहे हैं कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेसेस। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी, ये बात बोली गई है। जैसे कि ये ना फ्लाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल देकर समझाया है ना कि इन जनरल अगर आप छोटी चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बड़ी चीज़ें तो अपने आप ही फंक्शंस स्टार्ट कर देंगी, मतलब सही फंक्शंस करना शुरू कर देंगी। अब नेक्स्ट बोला गया है ऑथर ने, वॉक ऑन द ओशन, जो उनके साथ हुआ जब अंटार्कटिका में वो थी। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनिक्स, मीन्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस। वो अपनी जो एक्सपीरियंस से बता रही हैं, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस हुए हैं। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। कि वो क्या कह रहे हैं, जब वो ना ऐसे बताना चाह रहे हैं कि जब वो अंटार्कटिक सर्कल है, जैसे कि ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है और यहाँ से इक्वेटर से 65.55 डिग्री साउथ में, ठीक है, साउथ में थी वो। तो उसकी कहानी बता रहे हैं। द सर्कल स्काई हैड मैनेज्ड टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island में। सर्कल स्काई है ना फंस गई थी नैरो, ओके, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा नैरो, एंटर अ नैरो स्पेस में फंस गई थी। herself in a thick white stretch of ice between the, किसके बीच में फंस गई, एक पेनिसुला के बीच में, ठीक है, मीन्स लैंड, एक ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से सी से कवर हो रखा है, ठीक है, और एक टैडपोल आइलैंड के बीच में फंस गई थी जहाँ से वो आगे नहीं निकल पाए, विच वॉज प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और वहीं रुक गई थी, वो आगे नहीं जा पा रहे थे। और कैप्टन ने डिसाइड किया वी आर नॉट गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, और फिर वापस नॉर्थ में जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, हमने इससे पहले किया, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक, कि हमें ये इंस्ट्रक्टेड किया गया कि आप एक गैंग प्लैंक से उतरे। गैंग प्लैंक क्या होता है बेटा, गैंग प्लैंक क्या होता है, तख्ता लगा लो कि जहाँ पर जैसे एक शिप है, जैसे कि एक शिप है, ठीक है, तो एक स्टैंड लगा रखा है ऐसे और उससे उतर जाओ, ठीक है, उसके कहते हैं गैंग प्लैंक। एंड वॉक ऑन द ओशन सो देयर वी वर, और इस तरीके से हम वॉक करने लगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, आइसी थी पूरा, इसलिए हम आराम से वॉक कर सकते थे वहाँ पर।
सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम लोग 52 थे वहाँ पर. किटेड आउट मैंने यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड द करेक्ट क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट. हमारे पास वो सारी चीज़ें थी जहाँ पर जो हमें चाहिए थी वहाँ पर. ठीक है, किट के तौर पे जो उनके पास जो चाहिए था उनके पास वो सब कुछ था. इन गोटेक्स क्या होता है? अ सिंथेटिक वाटरप्रूफ फैब्रिक. और ग्लेयर्स मतलब सन ग्लासेस. वो अपनी पूरी किट लेकर जो भी क्लोथ हैं, सन ग्लासेस हैं, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क मीन्स कंप्लीट वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. और वो उस वाइटनेस जो उस आइस पर चलना उन्होंने शुरू कर दिया. अंडरनीथ मीन्स उनके नीचे, पैरों के नीचे. आर फीट अंडरनीथ, हमारे पैरों के नीचे. वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, सिर्फ 1 मीटर थिक आइस पैक था. एंड अंडरनीथ डैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर. और उसके नीचे क्या था बेटा? जीवित ब्रीथिंग करता हुआ सॉल्ट वाटर था. ठीक है, मीन्स 1 मीटर आइस के नीचे 180 मीटर नीचे जीता जागता सॉल्ट वाटर था. इन द पेरीफेरी होता है एज. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का किनारा या एज. ठीक है. क्रैब ईटर सील्स, ये क्या होता है बेटा? फिश है, फिश का नाम है. सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन द आइस फ्लोज. आइस फ्लोज क्या होते हैं? वो टुकड़े. ठीक है, आइस के वो टुकड़े. ठीक है, जो ऐसे घूमते रहते हैं सी में. ठीक है, उसके एज पर, उसके किनारे पर क्रैब ईटर सील्स क्या कर रहे हैं? अच्छे से लेटे पड़े हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और सनिंग, धूप सेक रहे हैं. ठीक है, मच लाइक, बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं. कैसे? जैसे कि स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियान ट्री. बनियान ट्री के नीचे जैसे कि स्ट्रे डॉग्स बैठे होते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से. वैसे ये भी क्या कर रहे थे? उस आइस फ्लोज में किनारे पर लेटे हुए थे उसके. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन मतलब सरप्राइजिंग. मीन्स कि इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सरप्राइजिंग. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. जब कोई नई चीज़ पता लगती है ना तो वो क्या होता है? रिविलेशन होती है. उनके लिए ये सब चीज़ें क्या थी? आँख खोलने वाला एक्सपीरियंस था. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. ये सब कुछ जो है, जैसे हम कार्बन फैला रहे हैं उसकी वजह से जो अंटार्कटिका में हो रहा है इन एनिमल्स के साथ, ये जो मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, ये सब क्या है बेटा? कनेक्टेड है. मीन्स जो कुछ भी हम अपने घर में भी करते हैं ना, वो सब भी क्या है? एनवायरनमेंट से कनेक्ट हैं. 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर. मीन्स स्टार्टिंग जब हमने की थी ना, जब वो क्रॉस कर रही थी, अब वो वापस जा रही हैं. ठीक है, तो ये दोबारा से ट्रैवल करके कहाँ आ गई हैं? घर पे आ गई हैं. ठीक है, और अब आकर क्या लिखती हैं वो घर पे? आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आर प्लानट. वो क्या सोच रही हैं कि मैं यही सोच रही थी कि हमें इस बात पर लिए हैरान हो रही, सरप्राइज़ हो रही कि हमारे प्लानट, जो हमारा प्लानट है उसमें सब कुछ कितना ज़्यादा बैलेंस्ड है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मीन्स यहाँ पर क्या है? उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स हैं, एक बैलेंस बना रखा है. मीन्स कि वहाँ के वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ के वजह से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं. ठीक है, अंटार्कटिका में जो रह रहे हैं एनिमल्स. तो हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी. क्या होगा अगर अंटार्कटिका दोबारा से ही, जो शुरू में गर्म जगह बन गई थी ना, जब गोंडवाना के टाइम पे हुआ करती थी, दैट इट वंस यूज टू बी, विल वी बी अराउंड टू सी इट. क्या हम ये सब देखने के लिए बच जाएंगे? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स. या हम भी ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे जैसे कि डायनासोर्स चले गए, मैमूथ्स चले गए एंड वुली रेनोस चले गए हैं. ये देखो मैं बताती हूँ, ये मैमूथ्स क्या होते हैं बेटा? लार्ज एक्सटिंक्ट एलिफेंट. ठीक है, ये अब नहीं देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है, डायनासोर्स भी आप, ये सब आप पिक्चर्स में देख सकते हो. हुज टू से, कौन कहने के लिए है, किसको पता है,
कौन कह सकता है कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन कुछ अच्छा ज़रूर नहीं होगा डेफिनेटली. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenager who still have the idealism means belief. अब आगे क्या कहती हैं ऑथर कि पर उन बच्चों के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद जिनमें अभी तक ये बिलीफ है कि हाँ वो अर्थ को बचा सकते हैं. All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. भाई ये सारे एक्सपीरियंस के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है, ऑथर कह रही हैं कि कई मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, पर एक दिन में भी कितना बड़ा डिफरेंस ला सकता है. मतलब एक दिन भी कितना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है. मीन्स कि उन्होंने 2 हफ्तों में कितने ज़्यादा चेंजेस कर दिए कि जो बच्चे हमारे साथ गए थे वो बच्चे अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं. मीन्स कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ हो सकता है, पर सिर्फ एक दिन में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है. जैसे कि अभी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सबके मन में ये सारी बातें डेफिनेटली आनी चाहिए कि रियली में हमारे प्लानट में जो दिक्कत है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं. आपके पास कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, आप कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म रेड्यूस कर सकते हो. मैं ये तो नहीं कहती आप पूरी तरह से ख़त्म कर दोगे, लेकिन डेफिनेटली आप रेड्यूस कर दोगे. जैसे अब मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 कोरोना, तो इस वजह से लॉकडाउन हुआ. लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो व्हीकल्स है ये आना जाना थोड़ा कम हुआ, लोग सब अपने घर में रहे. तो इस वजह से क्या होने लग गया है, इस वजह से थोड़ा सा कहने लग गया कि जो ओजोन लेयर है वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ रहे हैं, पहले से बेटर कंडीशन हो रही है. जो गंगा वाटर है वो भी, होली वाटर, वो भी बिल्कुल अपने आप ही क्लीन हो गया. उस पर पता नहीं कितना, वो प्रोजेक्ट पर ना जाने कितने पैसे लगे थे. मीन्स ये सारी बातें जो ये आइडियाज़ हैं, मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियस नहीं हूँ जितनी आप हो, जितने आप सब हो. तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद कि आप रियली में क्या कर सकते हो. और हाँ, ये तो सिर्फ आप सुन रहे हो या टीवी पे वॉच कर रहे हो, बट व्हेन यू गो देयर, मीन्स अगर आपको कभी चांस मिले अंटार्कटिका जाकर आप वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें ऑब्जर्व करो, लर्न करो, देन डेफिनेटली यू विल एक्ट. ओके बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में भी हैं. तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको अंडरलाइन भी किया था, ऑलवेज रिमेंबर कि टेक केयर ऑफ़ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स. तो ये जो स्टेटमेंट अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट के उस पर लिखी है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे. दूसरा जो आपका ग्योफ ग्रीन लेकर गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये एक तो ऐसे ही हैं. और हाँ, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड, क्यों अंटार्कटिका ही वो जगह क्यों है, द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सो बेटा, ट्राई टू राइट योर ओन आइडियाज़, ट्राई टू राइट योर ओन आंसर. I hope you all understand this video very well. Take care.